नमस्कार, मेरा नाम आदर्श कुमार है और मैं समय समय पर आप लोगों के लिए जानकारी से भरे हुए वीडियोस लाता रहता हूं। लेकिन आज का मेरा वीडियो मेरे पिछले वीडियोस से थोड़ा अलग है। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक गुजारिश लेके आया हूं और साथ में एक सवाल भी। सवाल जो हम सभी लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए, सवाल जो हमें अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने सभी जानने वालों से पूछना चाहिए। और वह सवाल यह है कि हमें अपना कीमती वोट किसे देना चाहिए। किसी कैंडिडेट को चुनाव जिताने के लिए हमें किन मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि हमारे वोट का आधार क्या होना चाहिए। हमारे देश के कुछ राज्यों में अभी कुछ दिनों में चुनाव हैं, जिनमें मेरा गृह राज्य राजस्थान भी शामिल है। और मेरे वोट देने के अधिकार के कारण मुझे भी आप सभी मतदाताओं की तरह अपना वोट एक सक्षम उम्मीदवार को देना है, ताकि वह चुनाव जीत सके और आने वाले 5 सालों में मेरे क्षेत्र में बदलाव, परिवर्तन और विकास ला सके। बदलाव, परिवर्तन और विकास यह शब्द सुनने में बहुत भारी और आकर्षक लगते हैं। शायद इसी कारण चुनावी कैंपेन्स के नारों में इन शब्दों का और इनके जैसे अर्थ वाले शब्दों का दबदबा भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन चुनावों के बाद जब हमारी पसंद का नेता जीत के अपनी गद्दी पर विराजमान होता है, तो वह अपने कार्यकाल के पहले 3-4 साल तो ऐसा गायब होता है कि आम मतदाता को उसके दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। लेकिन जब फिर से चुनाव आने को होते हैं, तो अंत के 1-2 साल में नेताजी के अंदर छुपा हुआ जनता के प्रति प्रेम जागता है और वह जनता के बीच में आते हैं, भांति भांति की लॉलीपॉप लिए। और आए भी क्यों ना, आने वाले चुनावों में भी तो नेताजी को आम जनता यानी कि हमें बेवकूफ़ बना के वोट लेने हैं। एक सवाल यहाँ भी बनता है, क्या उन शुरू के सालों को नज़रअंदाज कर बस आखिर में मिलने वाली लॉलीपॉप से खुश होकर हमें वोट दे देना चाहिए? हमें यह बात समझनी चाहिए कि यदि इन लॉलीपॉप के आधार पर हम वोट देंगे, तो आने वाले कार्यकाल में भी नेताजी फिर से यही तरीका अपनाएंगे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है और वो उन्हें जैसे भी मिले बढ़िया है। यह तो हुई राजनेताओं की बात। चलिए अब बात करते हैं अपने बारे में। हम लोग अक्सर वोट देने से पहले क्या देखते हैं? अपना निजी हित या नेताजी के साथ अपने ताल्लुक कैसे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे नेताजी ने मेरे इलाके के कितने इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब किया है, या फिर रास्ते में गुजरते वक्त नेताजी के कितने बड़े बड़े पोस्टर हमें देखने को मिले। इन कारणों के अलावा और भी हजार ऐसे गैर जरूरी कारण हैं जिन्हें ध्यान में रख के हम लोग अपना कीमती वोट किसी नेता की झोली में डाल देते हैं। पर जो जरूरी कारण है जिन्हें ध्यान में रख के हमें वोट देना चाहिए, उन कारणों को हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। राजस्थान के इस बार के कांग्रेस के कार्यकाल में सरकारी भर्तियों के पेपर लीक हुए, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होगी, जिसके कारण काफी बेरोजगार युवाओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। किसी भी सरकार में पेपर लीक होना सरकारी व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है, और जब इस नाकामी पे आम जनता ने सवाल उठाए, तो कांग्रेस सरकार के एक उच्च पदधारी व्यक्ति ने इस समस्या का निवारण करने के बजाय अपनी व्यंग्यात्मक शैली का इस्तेमाल कर हंस के जवाब देते हुए कहा, मैंने पेपर लीक थोड़ी कराए हैं, जरा पिछली सरकार का कार्यकाल उठा के देखो, उसमें भी 5 बार पेपर लीक हुए हैं। नेताजी का यह बयान दर्शाता है कि उन्हें ना तो बेरोजगारों से कोई हमदर्दी है और ना ही पेपर लीक होने पर किसी प्रकार का दुख। उन्हें तो बस जनता के मन में यह बात फिट करनी है कि दोनों पार्टियों के कार्यकाल में पेपर लीक हुए हैं। शायद उन्हें यह आभास भी नहीं कि पेपर लीक होना गलत है, और सरकार का हिस्सा होने के नाते उन्हें इस समस्या का निवारण करना है। उनकी माने तो अगर पिछली सरकार ने ये किया या कुछ और गलत किया, तो उन्हें भी गलत करने का लाइसेंस मिल गया है। लाइसेंस तो मिला जो मिला, अब इन नेताओं की हिम्मत तो देखिए कि समस्या का समाधान हो या ना हो, लेकिन ये लोग फिर भी वोट मांगने उसी बेशर्मी से जनता के बीच में आ जाते हैं। और जनता यानी कि हम लोगों की मासूमियत देखिए कि इन नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में आके हम लोग फिर से इन्हीं को वोट देने पहुंच जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग इन्हें वोट एक सही और अच्छी व्यवस्था की स्थापना के लिए देते हैं। हर युवा वोट देने से पहले सोचता है कि शायद इस बार उसे रोजगार मिलेगा। हर बीमार वोट देने से पहले सोचता है कि शायद इस बार उसे सरकारी योजना का लाभ मिले और उसका इलाज हो पाए। हर बुजुर्ग सोचता है कि शायद इस बार उसकी पेंशन सही समय पर आ जाए, और हर एक मतदान करने वाला व्यक्ति सोचता है कि शायद इस बार तो नेताजी क्षेत्र के विकास पर कुछ ध्यान दे। लेकिन ना तो मतदाताओं की सोच के मुताबिक कभी काम हो पाता है, और ना ही यह नेता जरूरत के समय पर कभी नजर आते हैं। हाँ, बेरोजगारों, बीमारों, बुजुर्गों के लिए लोग स्कीमें लाते हैं, लेकिन उन स्कीम्स का फायदा भी कभी इन तक पहुंच नहीं पाता। उदाहरण के तौर पे
राजस्थान सरकार की चलाई हुई स्वास्थ्य लाभ से जुड़ी एक स्कीम को समझिए, जिसका नाम है RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके तहत राज्य के सभी मंत्री, MLA, पूर्व MLA, MP और सरकारी नौकरों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है और राजस्थान के हॉस्पिटल में इन लोगों का मुफ्त में इलाज भी होता है। राज्य के गरीब तबके और छोटे किसानों के लिए राजस्थान सरकार की एक दूसरी योजना है जिसे चिरंजीवी बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। इन योजनाओं के बारे में सुन के लगता है कि जैसे राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में बीमारों को स्वास्थ्य लाभ देने की पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है। कागजी तौर पर देखें तो ये योजनाएं बहुत सफल तरीके से काम भी कर रही हैं, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत की तरफ रुख करेंगे तो पता चलेगा कि न जाने कितने ही अस्पतालों में इन योजनाओं के तहत धांधली हो रही है। लोग इलाज के नाम पर मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल अपने जीवन यापन में कर रहे हैं, जिसमें उनकी मदद खुद डॉक्टर और सरकारी महकमे कर रहे हैं। डॉक्टर पेशेंट को फर्जी तरीके से एडमिट दिखा देते हैं और पेशेंट इन योजनाओं से मिलने वाले पैसे को डॉक्टर के साथ बांट के अपना काम निकाल लेते हैं। ऐसी और भी बहुत सी योजनाएं और स्कीमें हैं जिनका जो मकसद था वो तो पूरा नहीं हो पा रहा, बल्कि उनमें लूप होल ढूंढकर उनका फायदा उठाया जा रहा है। और यह सरकारों की कमी है कि इन योजनाओं की कमियों का पता चलने के बावजूद भी उनमें सुधार नहीं कर पा रहे। हमारे देश में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं। उनके अलावा 56 अधिकृत राज्य लेवल की पार्टियां हैं और कुल 2796 अनधिकृत पार्टियां हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इतनी पार्टियां होने के बावजूद भी हमारे पास एक नेता ऐसा नहीं है जिसे हम एक आदर्श नेता मान सकें। सब अपनी रोटियां सेकने में व्यस्त हैं और सबको बस सत्ता से मतलब है। सत्ता में आने से पहले सब जनता की सेवा का दिखावा करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता हासिल होती है वैसे ही जनता से ध्यान हटा के अपनी कुर्सी बचाने में लग जाते हैं। हमें बहुत समय से इस गंदी व्यवस्था की आदत लग चुकी है, जहां हमें इन नेताओं के द्वारा बस एक मतदाता के रूप में पहचाना जाता है और हर 5 साल में एक बार जब चुनाव आते हैं और इन्हें वोट हासिल करने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है तब हमें याद किया जाता है। और नेताजी खुद हम तक चल के आते हैं और कुछ दिनों के लिए शराबियों के लिए मुफ्त में शराब, गरीबों के लिए मुफ्त में खाना और कंबल और भी भांति भांति के प्रलोभन लेके, ताकि हमसे वोट हासिल कर सकें। और अफसोस कि हम लोग इन प्रलोभनों में बिक भी जाते हैं और इन्हें वोट भी दे देते हैं। मैं आज आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस बार इस व्यवस्था को तोड़ने की शुरुआत की जाए, ताकि हम आने वाली मतदाताओं की नई पीढ़ी के लिए एक अलग उदाहरण छोड़ सकें। यदि हम आज अपने और अपने समाज के हित के लिए वोट डालना शुरू करेंगे, तब कहीं जाके आने वाली पीढ़ी यह समझ पाएगी कि उनके मताधिकार का सही उपयोग क्या है। आप खुद सोचिए कि आपके माँ बाप या आपके घर में जो आपसे बड़े हैं, जिन्हें वोट देने का अधिकार है, आप उन्हें देख के ही तो सीखते हैं कि वोट किस प्रकार से देना है, किसे देना है। यदि वो लोग अपने व्यक्तिगत फायदे को सामाजिक फायदे से अधिक तवज्जो देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी वैसा ही करेंगे। वे यदि किसी कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए वोट देते हैं क्योंकि वह उनका रिश्तेदार है या फिर उससे उनके व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे हैं, फिर चाहे वह कैंडिडेट आपके क्षेत्र के लिए कितना ही नुकसानदायक क्यों ना हो, तो यह सब देख के यदि आप बड़े हुए हैं तो बहुत कम चांस है कि आप वोट देने से पहले विकास और सामाजिक हित के बारे में सोचें। लेकिन यदि हम आज से ही तय करें कि हमें अपना मत उसे नहीं देना जो मतदान से पिछली रात हमें 500 का एक नोट पकड़ा जाए, बल्कि हमें अपना मत उसे देना है जो हमें इस काबिल बना सके कि हम अपने बूते पर 500 रुपए कमा सके। इस बार नहीं देना उसे वोट जो हर बार की तरह सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा का वादा करे और फिर खुद अपने बच्चों को बड़े और महंगे निजी स्कूलों में पढ़ने भेज दे। इस बार वोट उसे ही देंगे जो खुद पढ़ा लिखा होगा और हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर शिक्षा की अहमियत समझ सकेगा। नहीं देंगे वोट इस बार अपने रिश्तेदारों को, इस बार बस उसे ही जिताएंगे जो पूरे क्षेत्र को अपना परिवार समझे और क्षेत्र के एक एक व्यक्ति की हर समस्या का निवारण करे। बस इतना तय कर लीजिए और फिर देखिए बदलाव, परिवर्तन और विकास आपके क्षेत्र में कैसे आते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि वीडियो आवश्यक लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आने वाले वीडियोज़ में कौन से मुद्दों के बारे में जानकारी चाहते हैं यह भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।